हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पार्ट टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी। और जैसे कि आपको पता है कि हम अभी क्लास 10th का रिफ्लेक्शन चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। इस वीडियो में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्मेट्स थ्योरम और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज पढ़ेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start this video with the laws of reflection. हमें क्लास 9th में खाली दो लॉज पढ़नी है। So let's start with the first law. What does the first law say? The first law say the angle, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incident lie on a same plane. ठीक है, एक बार हम अपना डायग्राम देख लेते हैं। द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। हमें पता है ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारी एक टॉर्च से, विच इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है। अब हमें पता है जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाई करेगी तो वह वहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी और इसे हम कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे। हमें ये भी पता है हमने इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द reflecting surface which is at 90 degree, which means it is perpendicular. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टिंग रे है और नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस के पॉइंट पे। तो इंसिडेंस का पॉइंट कौन सा हुआ? द पॉइंट वेयर थ्री लाइन्स मीट। ये तीनों लाइन जहाँ पे मीट करेगी इसे हम क्या, इस पॉइंट को क्या कह देंगे हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह देंगे। ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीट करेंगे और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाई करेगा। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम अपने सेकंड लॉ को पढ़ते हैं। व्हाट डज द सेकंड लॉ से? द सेकंड लॉ से दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंस का एंगल है वो रिफ्लेक्शन के एंगल के इक्वल होता है। ओके, तो हम पहले बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल सी बात है, इंसिडेंट रे से रिलेटेड होगा। सो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ गए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हमारा एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप मुझे इस पूरे मिरर के एंगल्स बताना है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये वाला एंगल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 30 डिग्री। टेल मी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम कैसे बताएंगे? अब हमें पता है कि जो हमारी नॉर्मल है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है। तो हम क्या कह सकते हैं? 30 माइनस 90 will give us the angle of incidence देगा ना, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का है और 30 डिग्री हमें दे रखा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू 60। और अब हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री आएगा। समझ गए? अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर हमारा सेकंड लॉ भी अच्छे से हो जाएगा। हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये 30 डिग्री हो गया। अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है।
और एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताना है। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 डिग्री होगा ना। अब हमें पता चल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल हमें पता चल गया वो है 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है ये वाला। सो 30 हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब ये हमें पता चल गया है 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 30 माइनस 90 जो कि हमें देगा 60। ठीक है, एक्चुअली ये होगा हमारा 90 माइनस 30। 90 इज़ द ग्रेटर नंबर एंड 30 इज़ द स्मॉलर नंबर, सो ये हमें देगा 60 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्लियर हो। अब हमने दोनों लॉ पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं फर्मेस थ्योरम पर। व्हाट डज द फर्मेस थ्योरम से? फर्मेस थ्योरम होती क्या है, पहला क्वेश्चन ये आता है। फर्मेस थ्योरम इज द थ्योरम ऑफ लीस्ट टाइम। इट इज़ द थ्योरम ऑफ लीस्ट टाइम एंड व्हाट डज इट स्टेट? ये क्या बताती है? देखो, ये थ्योरम जो है ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम पे बेस है और ये कहती है लाइट ऑलवेज टेक द क्विकेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विच मे नॉट बी द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, हम इसे समझते हैं। ये हमें ये पता चल गया ये लीस्ट टाइम का प्रिंसिपल है, मतलब कम समय से रिलेटेड कोई प्रिंसिपल होगा, कोई कम समय से रिलेटेड थ्योरम होगी। तो ये क्या कहता है, लाइट हमेशा हमारा क्विकेस्ट पाथ चुनेगा, फास्ट, जो सबसे फास्ट पाथ होगा वो कौन चुनेगा, लाइट चुनेगा, बिटवीन एनी टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच में। चाहे वो छोटा पार्ट ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है छोटा होगा, पर वो क्विकेस्ट होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी होती है स्पीड ऑफ अ लाइट। ठीक है, अब इससे हमारा क्या क्या प्रूव होता है, इस थ्योरम से हमारा क्या क्या प्रूव होता है? दिस थ्योरम प्रूव रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था और ये कौन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में हमारा ट्रैवल करेगा। ये दोनों चीज़ हमारी फर्मेस प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम वैलिड कर देता है। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम समझ जाएंगे कैसे करेगा। हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, तो इस वजह से वो स्मॉल टाइम लेगा, कम टाइम लेगा। ठीक है, और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को कैसे करता है ये हमारा, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ और क्विकेस्ट पाथ किसी भी दो पॉइंट के बीच में, एक इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा? एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। अगर हम ऐसे करके लेके जाएंगे तो इसकी लाइन इससे बड़ी हो जाएगी, ऐसे करके लेके जाएंगे इसकी लाइन इससे बड़ी हो जाएगी। तो ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो इससे हम इन दोनों चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं। आई होप फर्मेस थ्योरम भी आप लोगों को क्लियर हो। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इमेजेस। तो एक इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? इस पूरी स्लाइड्स में हम खाली 6 टर्म्स को पढ़ेंगे जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस है। ठीक है, तो हम अपनी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसमें हमारी सारी टर्म्स आएगी और फिर हम उन टर्म्स को रिलेट करेंगे और समझेंगे। इमेज कैन बी रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और डिमिनिश। एक इमेज या तो रियल होगी, नहीं तो वर्चुअल होगी, या तो इरेक्ट होगी, नहीं तो इन्वर्टेड होगी, या तो मैग्नीफाइड होगी, नहीं तो डिमिनिश्ड होगी। ठीक है,
अगर आप सोच रहे हो कि इन्वर्स का क्या इस्तेमाल होगा, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश, इन्हें हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में यूज़ करेंगे। ये इस चैप्टर के लिए बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती है। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रियल। तो रियल इमेज क्या होती है? अ इमेज विच इज़ फॉर्म बाय द एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, ये लाइट के कन्वर्जन से, अगर लाइट रेज आ रही है और वे एक जगह आके मिल जाती है तो उससे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज कब बनती है? वर्चुअल इमेज जब बनती है जब लाइट डिवाइड हो रही हो, डाइवर्ज हो रही हो, एक दो जा रही हो एक दूसरे से, और अगर हम उन्हें इस एक्सटेंड कर दे, खुद से एक जगह मिला दे उन अलग जाने वाली रेस को, और जहाँ पे उस रेस उसे हम पॉइंट आउट करेंगे, जहाँ पे वो इमेज बनेगी उस इमेज को कहेंगे हम वर्चुअल इमेज। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। रियल इमेज जो हमारी बनती है वो बनती है हमारी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, कहाँ बनेगी? लेफ्ट साइड में बनेगी। और जो हमारी वर्चुअल इमेज होती है वे कहाँ बनती है? हमेशा हमारी राइट साइड। ये याद रखना हमेशा कि रियल इमेज हमारी हमेशा बनती है लेफ्ट साइड में और वर्चुअल कहाँ बनती है? राइट साइड में। ठीक है, हम रियल और वर्चुअल इमेज को हम समझ सकता है एक नॉर्मल डेफिनेशन से। वो नॉर्मल डेफिनेशन क्या है? वो नॉर्मल डेफिनेशन ये है कि जो इमेज हमें स्क्रीन पे प्रोवाइड होती है, किस पे प्रोवाइड होती है? स्क्रीन पे। SCREEN। स्क्रीन पे जो इमेज हमें प्रोवाइड होगी वो कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। जो इमेज हमें बियॉन्ड द स्क्रीन मिलेगी, स्क्रीन के पार मिलेगी, बियॉन्ड द स्क्रीन मिलेगी, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टू टर्म्स पे। वे टर्म्स क्या है? अगली टर्म है हमारी इन्वर्टेड और इरेक्ट। ठीक है, अब इन्वर्टेड क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है? इन्वर्टेड जब इमेज अपसाइड डाउन बनती है, ठीक है, मतलब सीधी बनी। अगर इमेज उल्टी बन जाती है तो हम उसे क्या कह देते हैं? इरेक्ट कह देते हैं। दैट सिंपल। इन्वर्टेड मतलब इमेज सीधी बनी। अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो और आपका मुंह ऊपर है तो इमेज में भी आपका मुंह ऊपर होना चाहिए। आपके पैर नीचे है तो इमेज में भी आपके पैर नीचे होने चाहिए। इस इमेज को हम क्या कहेंगे? इन्वर्टेड इमेज कहेंगे। ठीक है, और अगर कहीं पे ऐसा होता है कि आप खड़े तो सीधे हो, आपका मुंह ऊपर है पैर नीचे है, पर मिरर में आपका मुंह नीचे दिख रहा है और पैर ऊपर दिख रहे हैं, तो उसे हम कह देते हैं इरेक्ट इमेज। आई होप इन्वर्टेड इमेज एंड इरेक्ट इमेज आर क्लियर टू यू। नाउ लास्ट टू आर मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड। मैग्नीफाइड क्या होता है? देखो, जब हम मैग्नीफाइंग लेंसेज का यूज़ करते हैं तो हम चीज़ों को बड़ा देख पाते हैं। अगर इमेज बड़ी बन जाए ऑब्जेक्ट से तो हम उसे क्या कहते हैं? मैग्नीफाइड इमेज कहेगी। समझ गए? व्हाट इज मैग्नीफाइड इमेज? व्हेन द इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। और डिमिनिश्ड क्या होगा? व्हेन द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। रिवर्स है। इससे हमें ये पता चलता है रियल का रिवर्स है वर्चुअल, इरेक्ट का रिवर्स है इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड का रिवर्स है डिमिनिश्ड। तो अगर हम इनमें से कोई भी 3 टर्म्स पढ़ लेते हैं तो हम उनका उल्टा रिवर्स कर देंगे, हमें 6 टर्म्स याद हो जाएगी। समझ गए? अब हमने आज की वीडियो कंप्लीट कर ली है। अब हम एक बार एक छोटा सा रिवीजन लेके चलते हैं। ठीक है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, जिसमें पहला लॉ क्या कहता है? इन्वर्टेड रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन अ सेम प्लेन। फिर हमने सेकंड लॉ क्या पढ़ा? सेकंड लॉ पढ़ा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? खाली हमारे ये 2 लॉ थे, कितने सिंपल लॉ थे। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमने फर्मेस थ्योरम पढ़ी। फर्मेस थ्योरम क्या कहती है कि और लाइट ऑलवेज टेक द क्विटेस्ट पाथ। ठीक है, और ये किस चीज़ को वैलिड करती है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को।
ओके। और हमने एंड में क्या पढ़ा, हमने एंड में पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस, जिसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि इमेज रियल हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है, इरेक्ट हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है, डिमिनिश्ड हो सकती है, मैग्नीफाइड हो सकती है। रियल वो होती है जो कि हमारी स्क्रीन पर बनती है, ऑन स्क्रीन। जब मैं आपको रे डायग्राम बताऊंगा, जब मैं आपको ये कन्वर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, अभी हमें याद रखना है स्क्रीन पे बनती है। और वर्चुअल कौन सी होती है, वर्चुअल वे वाली इमेजेस होती है जो बनती है बियॉन्ड स्क्रीन। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि इन्वर्टेड क्या होती है, इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, और इरेक्ट क्या होती है, इन्वर्ट का रिवर्स। मैग्नीफाइड बना जब हमारी इमेज बड़ी बन जाती है ऑब्जेक्ट से, और डिमिनिश पड़ा जब हमारी इमेज छोटी बन जाती है ऑब्जेक्ट से। ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, and if you like the video, hit the like button, subscribe to my channel, turn on the notification bell, and till then take care and have a nice day.